हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम एनटीएससी केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, पूरी कहानी हमने देख ली थी और आज के इस सेशन में हम कहानी देखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से जल्दी से अपने आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम डिस्कवरी देखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। तो इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी। वो समय था किसका? जे थॉमसन का। किसका समय था? जे थॉमसन का था और उस समय तक कैथोड रेस का डेवलपमेंट हो चुका था। तो हमारे सर जे थॉमसन ने करा क्या? उन्होंने कैथोड रेस के ऊपर एकदम डिटेल में जाकर के स्टडी करी। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं ना एकदम डेप्थ में जाकर के, वैसे ही जे थॉमसन ने भी कैथोड रेस के ऊपर खूब पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाइयों और बहनों, एटम के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। एटम के अंदर क्या होता है? एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है और आगे जाकर के इसी पार्टिकल को नाम दिया गया किसका? इलेक्ट्रॉन का। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि जे थॉमसन ने ही आकर के हमको बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है आप बोल सकते हो कि एटम के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, मुद्दा क्या है? कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी एक स्टेप और आगे जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है। अरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है भाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? एटम के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसे वैसे नहीं, अरे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पूरी कहानी कब की है? ये पूरी कहानी है अपने प्रीवियस सेशन की। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर। कैसे? चलो देखते हैं क्या लिखा गया है कि since the atom as a whole is electrically neutral and the presence of negatively charged electrons in it has been confirmed. It was that some positively charged particles must also be present in the atom. अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लेना कि हमारे पास क्या है भाई? एक एटम है। हमारे पास क्या है? एक सुंदर सा, प्यारा सा, सुशील सा एक एटम है। जे थॉमसन ने मेरे को आकर के बता दिया था कि सुनो बेटा, एटम के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो जो मुझे मेरे सर ने बोला वो तो मैं मानूंगी ना। मुझे अगर जे थॉमसन आकर के बोल रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो मैं मानूंगी। इसका मतलब क्या कि सपोज मैंने क्या करा है, इस एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल बना दिया है। ये क्या किया है मैंने? यहां पे मैंने एटम के अंदर, यहां पे मैंने, आप बोल सकते हो कि एटम के अंदर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल बना दिया है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल बना दिया है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है भाई? ये है अपना प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। कोई नजर का टीका नहीं लगाया मैंने एटम को। ये क्या बनाया है यहाँ पे? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनाया है।
लेकिन जे थॉमसन ने मेरे को एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि अरे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माना कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, छोटू सा चिन्नू सा, लेकिन इस सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर, या ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो मुझे सर जे थॉमसन ने जो भी बोला, मैंने उसको आंख बंद करके जो है ना उस पर विश्वास करा, और मैंने मान लिया कि देखो मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर मैंने एक छोटा सा प्यारा सा सब एटॉमिक पार्टिकल बनाया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा कि अच्छा एटम के अंदर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप बोल सकते हो कि क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या? कि जो पूरा एटम है, इस पूरे एटम के ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पास एक एटम है, उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या? जो पूरा का पूरा एटम है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, है ना? हम कंक्लूड तो यही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही तो बात है ना, केमिस्ट्री में जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। क्या हुआ कि मुझे आगे जाकर के पता चला, मुझे बाकी साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो। एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मैं तो अभी तक इसी खुशफहमी में थी कि अरे वाह, मेरे पास क्या है? एटम है, एटम के अंदर मुझे बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है एटम के ऊपर भी क्या आ जाएगा? एक सुंदर सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मुझे बताया गया कि ना, एटम तो एक, आप बोल सकते हो कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ कि मुझे बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो उस हिसाब से लॉजिकली एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन एटम के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो क्लास 8 में हम पढ़ के आते हैं कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए होता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो होता है कौन? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है, इसका मतलब क्या? कि एटम के अंदर जरूर से क्या होने वाला है? एक पॉजिटिव चार्ज भी होने वाला है। एटम के अंदर आप बोल सकते हो कि एटम के अंदर जरूर से एक पॉजिटिव चार्ज भी होने वाला है, और यही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा, तब ना जाकर के एटम क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा। तो साइंटिस्ट ने जो है ना, मुझे ये बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली, साइंटिस्ट ऑलरेडी इस बात को समझ चुके थे कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा एटम के अंदर, है ना? कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट इन द एटम। कि पॉजिटिव चार्ज भी एटम को, आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज को भी एटम में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा, कैंसिल आउट होगा, और तब जाकर के एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब जिस तरीके से नेगेटिव चार्ज को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, है ना भाई? एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। तो देयर मस्ट बी, आप बोल सकते हो कि it was that some positively charged particles must also be present in the atom. बिल्कुल सही बात है। The existence of positively charged particles in an atom was shown by Goldstein in 1886. और ये सबसे पहला काम किसने किया था? तो वो थे, मैं नहीं थी, गोल्डस्टीन थे। 1886 में गोल्डस्टीन ने बताया था कि भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर, वो भी एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने बताया था इन 1886। ओके, नाउ ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने आपको बताया ना कि जे थॉमसन का जो जमाना था ना, उस समय डिस्चार्ज ट्यूब्स के साथ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बहुत ही, आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको,
ट्रेंड था कि जिसे जिसे देखो जो है ना वो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता ही रहता था। तो गोल्डस्टीन ने भी क्या करा, डिस्चार्ज ट्यूब उठाई और उसके साथ में जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। पहला आप बोल सकते हो कि बत्ती तो उनकी ये जलनी चाहिए थी कि जिस समय हमने कैथोड रेस के डेवलपमेंट वाला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अरे प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले सेशन में मैंने आपको बताया था ना कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वहां पे हमने देखा था कि कैथोड रेस किस तरीके से जो है ना निकल करके आती हैं और एनोड को चीरते हुए एनोड के पीछे जो ग्लास वॉल पे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई है उसको जाकर के स्ट्राइक करती हैं। अरे प्रीवियस सेशन में समझाया था ना मैंने। तो हमने देखा था कि किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज जो है ट्रैवल करती हैं। तो पहला आप बोल सकते हो कि उनको डाउट तो ये हुआ कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज फ्लो हो सकती हैं जो कि कहां जा रही हैं भाई, कैथोड रेज के बारे में भी तो हमने ये पढ़ा था कि जो कैथोड रेज हैं वो आप बोल सकते हो कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। कैसे? तो कैथोड रेज बनी होती है मटेरियल पार्टिकल्स से। कैथोड रेज बनी होती है मटेरियल पार्टिकल्स से और इन्हीं मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर होता है क्या, नेगेटिव चार्ज, जिनको आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि जिस समय कैथोड मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज जा रही थी वैसे ही कुछ और रेज भी तो हो सकती हैं जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करें। अरे यार, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं तो कुछ और रेज भी तो हो सकती हैं जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करें। वो भी तो सेम टाइम पर क्या हो सकती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो हो सकती हैं। कैथोड रेज के लिए हमने पढ़ा था कि जो एनोड है उसको वो चीरते हुए निकल जाती हैं कैथोड रेज और उसके पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई है ग्लास वॉल पर उसको जाकर के स्ट्राइक कर देती हैं। तो गोल्डस्टीन ने सोचा एक काम करते हैं ना, जो कैथोड है उसके पीछे भी हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाते हैं। अरे एनोड के पीछे लगाया था तो एनोड के ऊपर एनोड के पीछे जो ग्लास वॉल पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग में फ्लोरेसेंस नजर आया था ना। तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं क्या करूंगा, मैं जो है कैथोड के पीछे भी क्या करूंगा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दूंगा। तो वो जो थे ना जे थॉमसन जिन्होंने बताया था कि अरे कैथोड रेज वगैरह होती हैं, तो जे थॉमसन और उनकी जो बाकी साइंटिस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पहला वाला, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो गोल्डस्टीन, हम ये ऑलरेडी करके देख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि एनोड के पीछे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई थी और कैथोड के पीछे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई थी। लेकिन एनोड के पीछे जो कोटिंग थी उसमें हमको ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस दिखाई दिया था, लेकिन कैथोड के पीछे जो कोटिंग करी गई थी जिंक सल्फाइड की उसमें हमें कोई भी ग्लो, कोई भी फ्लोरोसेंस, कोई भी चमक हमें दिखाई नहीं दी थी। तो गोल्डस्टीन को उन्होंने समझाया कि देखो ये चीज हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला। गोल्डस्टीन नहीं माने, उन्होंने क्या करा, कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा डाली और आप बोल सकते हो कि सेम मतलब वोल्टेज के साथ 10,000 वोल्ट के वोल्टेज के साथ प्रेशर भी जो है ना इस ट्यूब के अंदर जो एयर है ना, ट्यूब के अंदर जो एयर है उस एयर का प्रेशर भी काफी कम रखा। कितना रखा, सपोज 0.001 mm ऑफ Hg ही रखा, ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन ने करा क्या, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, एयर डाल दी, एयर का प्रेशर काफी कम कर दिया वैक्यूम पंप की मदद से। कितना कर दिया, तो 0.001 mm ऑफ Hg कर दिया। और आप बोल सकते हो कि वोल्टेज भी जो है ना उतना ही रखा, कितना रखा, 10,000 वोल्ट का रखा। मतलब गोल्डस्टीन ये सोच रहे थे कि अगर वो वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज निकल सकती तो कोई और रेज भी निकल सकती जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रेज के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड रेज के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन के हिसाब से जो दूसरी टाइप की रेज होंगी उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली रेज होंगी ये डेफिनेटली कहां जाएंगी, कैथोड के पास जाएंगी। अरे क्यों जाएंगी, पहले बताया था ना मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कि कैथोड वो वाला इलेक्ट्रोड है जिसको कि हम सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इसका होता क्या है कि कैथोड के ऊपर क्या होता है, भर भर के नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के ऊपर भर भर के नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, उसी के समान भर भर के पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि जो भी रेज होंगी उनके ऊपर आप बोल सकते हो कि क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा, उन रेज के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाली जो रेज हैं ये कहां जाएंगी, कैथोड के पास जाएंगी। क्यों? अरे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल। तो अगर रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाली जो रेस हैं वो अट्रैक्ट होकर के कहां जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी, अरे पढ़ाया हमने। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, कैथोड के ऊपर, कैथोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब की जो दीवार है उस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर डाली और वही जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या, यहां पे तो फिर भी ग्लो दिखाई दिया एनोड के पीछे, लेकिन कैथोड के पीछे जो कोटिंग लगा के रखी थी उसमें कोई चमक नहीं आई, कोई आप बोल सकते हो कि फ्लोरोसेंस नहीं हुआ। तो जिन्होंने पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने पूछा गोल्डस्टीन से कि अब आई मजे, अब आया स्वाद। जब बोला था कि हम ये ऑलरेडी चीज करके देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, तो तुम लगे हो उसको रिपीट करने के लिए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, फालतू में जो है ना मेहनत वेस्ट हो गई। तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि बात तो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज को कैरी करने वाली रेज हैं तो पॉजिटिव चार्ज को भी कैरी करने वाली कोई ना कोई रेज जरूर होंगी, और वो जो रेज होंगी वो डेफिनेटली कहां जाएंगी, ऑपोजिटली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन मुद्दा यह है कि इसको हम पता कैसे लगाया जाए। फिर इसके बाद में गोल्डस्टीन के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन रेस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेंगी, वो रेज कैथोड को पास ना कर पा रही हूं। भाई कैथोड जो रेस थी है ना, जो प्रीवियस सेशन में हमने कैथोड रेस पढ़ी थी, हमने कैथोड रेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद होगा आपको, है ना। तो हमने कैथोड रेस की हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि वो क्या कर सकती हैं, थिन मेटल की प्लेट को पेनिट्रेट कर सकती है, उसको चीर सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो कैथोड रेज निकली थी वो क्या करती थी, एनोड के पास जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड रेज, नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज एनोड के पास जाती तो थी, लेकिन सिर्फ जाती नहीं थी, एनोड को पेनिट्रेट, उसको चीरते हुए आगे निकल जाती थी, और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी उसको जाकर के स्ट्राइक कर देती थी। तो गोल्डस्टीन ने अपना ये दिमाग लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन रेस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती होंगी, वो रेस हमारे कैथोड को क्रॉस ना कर पा रही हूं, पेनिट्रेट ना कर पा रही हूं। इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड तो एक मेटल की प्लेट ही तो है। तो गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि हो सकता है कि वो जो रेज है ना वो कैथोड को क्रॉस ना कर पा रही हूं, इसीलिए कैथोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई है, मतलब जो भी कोटिंग है उसमें चमक ना आ रही हो। तो उन्होंने क्या करा, इस बार परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है भाई, उस कैथोड में आप बोल सकते हो कि होल्स थे। क्या थे? होल्स थे, परफोरेशंस थी, कैथोड में होल्स थे। आई बात समझ में, छेद थे बेसिकली। तो फिर जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें नहीं लगता गोल्डस्टीन की इस बार भी जो ना तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम तो वैसे करके देख चुके हैं ना, हमें नहीं लगता कि तुम्हारा जो लॉजिक है वो सही होगा। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि ट्राई करने में क्या जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, लग गया तो अच्छा हुआ, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो है नहीं। फिर क्या हुआ, तो इस बार गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इस बार उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली। परफोरेटेड कैथोड उन्होंने ले ली। अब इसके बाद में उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस बार आप बोल सकते हो कि फॉर्चुनेटली कैथोड के पीछे ग्लास ट्यूब की दीवार पर जो कोटिंग लगी हुई थी उसमें चमक आ गई, उसमें फ्लोरोसेंस आ गया, उसमें ग्लो आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया सा लाल लाल आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेड रेड ग्लो दिखेगा। तो जो पुराने वाले साइंटिस्ट थे वो देख करके हैरान कि हाय राम, ये कैसे हो गया। हम तो समझ रहे थे कि कैथोड के पास कोई रेस जाती ही नहीं है, और गोल्डस्टीन ने क्या दिमाग लगाया है कि हो सकता है कि वो जो रेज है जिनको कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो रेज कैथोड को क्रॉस ना कर पा रही हो, इतनी स्ट्रांग ना हो। तो इसीलिए कैथोड में क्या कर दिए हमने, छेद कर दिए, उसमें होल्स बना दिए। तो क्या हुआ, अब जो रेज यहां से निकली, जो कि कैथोड के पास गई तो, और कैथोड में जो होल्स बने थे, जो पोर्स बने थे, उन पोर्स से आगे निकल गई, और आगे निकल करके जो वॉल पर कोटिंग लगी हुई थी उस कोटिंग को जाकर के स्ट्राइक कर दिया।
और जहां स्ट्राइक करा वहां पे जो कोटिंग है वो चमक गई, फ्लोरोसेंस आ गया। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली डिस्चार्ज ट्यूब में इस एक्सपेरिमेंट में अगर कैथोड रेज फ्लो होती हैं, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अगर ट्यूब के अंदर कैथोड रेज जो है ना ट्रैवल करती हैं, तो डेफिनेटली कोई और रेज भी होंगी जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हों। हम क्यों बोल रहे हैं कि जो भी रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं? क्योंकि देखो ना, कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके पास जो रेज आ रही हैं आ कैसे रही हैं कि उसमें जो कैथोड में जो पोर्स बने हुए हैं उनको क्रॉस करते हुए आगे निकल रही हैं और कोटिंग को जाकर के स्ट्राइक कर रही हैं। तो डेफिनेटली उन रेज के पास चार्ज होगा, और कौन सा चार्ज होगा? ऑपोजिट चार्ज होगा। अरे कैथोड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उन रेज के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा ना। क्यों? अगर कैथोड के पास में कोई ऐसी रेज आ रही है जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो कैथोड तो बिल्कुल भी जो है इस चीज को एंटरटेन करेगा ही नहीं। क्यों? वो बोलेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो रेज आ रही है मेरे पास उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो जो सेम चार्जेस है वो तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना। तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि डेफिनेटली अलोंग विद कैथोड रेज कुछ और रेज भी होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कि कहां जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं। कहां जाती हैं? कैथोड की तरफ जाती हैं। और अगर वो कैथोड की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली उनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाली रेस को डिस्कवर किया गया। अब फिर वही वाली बात है कि यहां से साइंटिस्ट ने, गोल्डस्टीन ने देखा कि अच्छा ये जो कैथोड है, कैथोड के पास क्या आ रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं और उन रेज के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मुद्दा ये है कि रेज का जो डेस्टिनेशन है वो तो हमें समझ में आ गया कि जो रेज है वो कहां आ रही है, कैथोड के पास आ रही हैं, लेकिन सोर्स क्या है, कहां से आ रही हैं ये? जैसे कि हमने कैथोड रेज में देखा था प्रीवियस सेशन में कि जो कैथोड रेज है वो कहां, आप बोल सकते हो कि कहां आती हैं, एनोड के पास आती है। कहां से आती हैं? तो कैथोड से आती है। सिमिलरली गोल्डस्टीन ने बोला कि अब जो दूसरे टाइप की रेज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो डेफिनेटली उनका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो तो कैथोड ही है, लेकिन ये रेज आ कहां से रही हैं? तो गोल्डस्टीन ने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा भाई, जो रेज आ रही हैं वो कैथोड पर आ रही हैं, रेज के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज कहां से आएंगी? वो जो सामने एनोड दिख रहा है ना, जिसके ऊपर क्या है, भर भर के पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली ये रेज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रेज एनोड से ही निकल रही होंगी। एनोड से रेज निकल रही है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए एनोड से जो रेज निकल रही हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि डेफिनेटली एनोड से ही ये रेज निकल रही होंगी, इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यही पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज कहां आती हैं, कैथोड पर आती हैं। कैथोड पर जो पोर्स बने हुए हैं, जो छेद बने हुए हैं, उन छेद को क्रॉस करती हैं। आ रही ना बात समझ में? गोल्डस्टीन ने बोला कि एनोड से ही रेज निकल रही हैं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रेज के ऊपर भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यही पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज कैथोड पर आती हैं, कैथोड पर जो पोर्स बने हुए हैं उनको क्रॉस करती हैं, और क्रॉस करने के बाद में पीछे जो कोटिंग है उसको जाकर के स्ट्राइक कर देती, जिसके कारण जो कोटिंग है वो चमक उठती है, उसमें फ्लोरोसेंस आ जाता है, ग्लो आ जाता है। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज कहां से निकल रही थी, एनोड से, इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, एनोड रेज। ठीक है, और इनको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैनाल रेज? क्योंकि ये जो रेज हैं, जो अपनी एनोड रेज है ना, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, देखो अगर मैं इसका एक एनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाऊं तो ये क्या है, एक कैथोड है, और कैथोड हमने कैसा लिया था, हमने नहीं मतलब कि गोल्डस्टीन ने कैसा था, परफोरेटेड था, यानी कि इसमें पोर्स थी। तो जो भी एनोड रेज हैं, वो एनोड रेज बेसिकली क्या कर रही हैं, इन पोर्स को क्रॉस कर रही है ना। जो एनोड रेज हैं वो इन पोर्स को क्रॉस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अरे बिल्कुल कर रही हैं। तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये जो एनोड रेज है ना, ये कैनाल को क्रॉस करते हुए निकल रही है। एक आप बोल सकते हो कि गुफा भी नहीं, मतलब एक कैनाल को क्रॉस करते हुए निकल रही है। इसीलिए इन एनोड रेज का दूसरा नाम क्या पड़ गया, कैनाल रेज, क्योंकि ये एनोड रेज कैथोड पर जो पोर्स बनी हुए हैं उन पोर्स से निकलती हैं, तो ऐसा लगता है कि कैनाल से निकल रही हैं, इसीलिए एनोड रेज का दूसरा नाम क्या पड़ा, कैथोड रेज। आगे जाकर के बोला गया कि ये जो एनोड रेज है ना, ये भी किसकी बनी होती है, पार्टिकल्स की बनी होती है। अरे जैसे कि हमने कैथोड रेज में पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं,
है ना, और इन्हीं पार्टिकल्स को आगे जाकर के नाम दिया गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। सिमिलरली अभी बोला गया कि ये जो एनोड रेज हैं कि एनोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं और इन पार्टिकल्स के ऊपर ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आगे जाकर के इनको बोला गया क्या, प्रोटॉन्स। तो कुछ इस तरीके से अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई, किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है ना, आई होप अब तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब ये जो है ये है क्लास 9th का लेवल, इतना आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं एनटीएससी के लेवल की। क्या है एनटीएससी के लेवल की बात, चलो देखते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, ही टुक, हमने यहाँ पे छोड़ा था ना, तो he took a discharge tube with a perforated cathode, a gas at low pressure inside, taken inside the tube। आप बोल सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही वाली गैस लेनी है या यही वाली एयर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। गैस भी ले लो या एयर भी ले लो, कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, तो on applying high voltage between the anode and cathode, it is observed that just a fluorescence is also observed on the glass wall of the tube behind the cathode. This shows that some rays are coming from the side of the anode which passed through the holes in the cathode and then strike the glass wall. Since these rays are coming from the side of the anode, therefore they are called anode rays। क्योंकि ये रेस कहाँ से आ रही थी, एनोड से आ रही थी, इसीलिए इन रेस का नाम क्या पड़ गया, एनोड रेस। They are also called canal rays because they are passed through the holes in the cathode। तो क्योंकि ये कैथोड के होल्स को क्रॉस करती हुई निकल रही थी, इसलिए इनका हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, these anode rays are positively charged, और जो एनोड रेज हैं वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज थी। ठीक है ना, ये भी हो गया। अब क्या, अब एनटीएससी के लेवल की हम बात करते हैं। एक्चुअली बोला गया कि जो हमने हाई वोल्टेज सप्लाई किया था, अरे हमने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई किया था, कहाँ, इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इससे क्या हुआ, अगर हम वोल्टेज, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब हम 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है, तो मैंने आपको बताया था, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है, ये मत बोला कि मैम कुछ भी नहीं, सब खाली है। खाली नहीं है, एयर है कि नहीं है, माना कि एयर कैसी है, लो प्रेशर पे, लेकिन एयर है तो ना। तो जब हाई वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। किसके थ्रू होता है, तो जो भी एयर या जो गैस भरी हुई है, जो भी एयर या जो गैस भरी हुई है, उस गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब होता क्या है, जब हम इतना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है जो करंट फ्लो होगा गैस के थ्रू, वो करंट भी कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। उस गैस के कारण मतलब उस करंट के कारण होता क्या है, करंट के कारण जो गैस है, गैस बेसिकली कैसे बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। वैसे तो मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगी, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो आपको है ही ना कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये एटम्स मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, वैसे ही एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एक गैस में आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब इस गैस में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, किसमें, एटम्स में। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे एटम्स में। अरे एटम्स ने कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाए थे। अब जब इसी गैस में करंट फ्लो हुआ तो करंट के फ्लो के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट गए, किसमें, एटम्स में। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अगर सपोज मैं बात करूं किसकी, इस एटम की, मैं बात कर रही हूं अभी किसकी, इस एटम की। तो इस एटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट गया। इस एटम में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट गया। भाई करंट क्या है, ये भी तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। करंट क्या है, एनर्जी तो होती है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई है इस एटम के अंदर, एटम ने बेसिकली करा क्या, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, और अब्सॉर्ब करने के कारण इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन था वो उचक करके क्या हुआ, बाहर निकल आया। आ रही है बात समझ में। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि अभी तक जो भी मैंने आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया उसमें हमने क्या सीखा कि जैसे कि कैथोड रेज होती हैं वैसे ही एनोड रेज होती हैं। कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज बनी होती है पार्टिकल्स से, एनोड रेज भी बनी होती हैं पार्टिकल से। कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और एनोड रेज के आप बोल सकते हो कि जो
पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रेस के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड रेस के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। इतना समझ में आया। इसका मतलब गोल्डस्टीन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, वो कौन है, प्रोटॉन्स है। तो एक एटम में हमको ये समझ में आ गया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एनटीएससी के लेवल का समझा रही हूं कि यहाँ पे क्या हुआ, गैस भरी थी, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट हो गए, किसमें, एटम्स में। अब अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इस एटम में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मान के चलती हूं कि इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो इस एटम में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक करंट आया, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। एटम ने क्या करा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, और अब्सॉर्ब करने के कारण इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो कूद करके बाहर निकल गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर निकल जाएगा तो अब बचेगा क्या, अरे एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेगा जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आ रही है बात समझ में कि अगर इलेक्ट्रॉन ही कूद करके निकल जाएगा एटम में से, तो एटम में बचेगा क्या, प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पे यही बोला गया, unlike cathode rays which originate from the metals or electrodes which constitute cathode, the anode rays never originate from anode। यहां पे ट्विस्ट आ गया कि अभी तक जो भी हम पढ़ते आ रहे थे कि मैम कैथोड से निकलती कैथोड रेस, प्रीवियस सेशन में बताया था, अभी आपने बताया कि एनोड से निकलती है एनोड रेस, लेकिन अब एनटीएससी में एक स्टेप हम और आगे जाकर के देखते हैं कि भाई गलत पढ़ा था, एनोड रेज एनोड से निकलती ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर एनोड रेज मतलब एनोड रेज जो है वो एनोड से निकलती नहीं है तो फिर आती कहां से हैं। देखो यहाँ पे दीज आर पॉजिटिव, जो हम बोल रहे हैं ना एनोड रेज, ये रेज एग्जैक्टली होती क्या है, तो ये पॉजिटिव रेसिड्यूज होते हैं विच आर लेफ्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट ऑफ द एटम्स ऑफ द गैसेस एनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस भरी थी उसके मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो गए करंट के पास होने से, मॉलिक्यूल्स बन गए किसमें, एटम्स में। एटम्स में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल करके आ गए, इलेक्ट्रॉन जो ना बाहर निकल करके आ गए। ये कहानी सिर्फ ये वाले एटम की नहीं है, ये सभी एटम की है। जितने भी एटम है गैस के, उन सभी में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो कूदी मार मार के बाहर निकल गए। तो पीछे बचा क्या, पीछे बचा पॉजिटिव रेसिड्यू। क्या बच गया भाई, पॉजिटिव रेसिड्यू बच गया। और यही पॉजिटिव, अब देखो ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, यानी कि एटम के अंदर दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, ठीक है। लेकिन करंट से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, पीछे रेसिड्यू क्या छूटेगा, एटम जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है ना। अब मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं। तो शुरुआत में जो हमने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए थे, उनसे जो गैस के एटम्स बने वो कैसे थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई तो एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एटम में प्रोटॉन, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। इनिशियली क्या था, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज ही बाहर निकल जाएगा, तो अब एटम के अंदर जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन, कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या कि अब आप बोल सकते हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन बच गया है, जिसके कारण आपके पास पॉजिटिव रेसिड्यू छूट गया है। अरे यार, एटम के अंदर अब सिर्फ प्रोटॉन है और उसका पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण एटम के आप बोल सकते हो कि ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी था, उसका नेगेटिव चार्ज भी था। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एटम के ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेसिड्यूज। तो जितने भी गैस के एटम्स थे, उन सभी एटम्स में से जो उनके इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के बाहर आ गए, बचे क्या, पीछे छूटा क्या, तो पॉजिटिव रेसिड्यूज। और यही पॉजिटिव, क्योंकि इन रेसिड्यूज के ऊपर क्या चार्ज था,
पॉजिटिव चार्ज था और सामने कौन था, सामने था कैथोड जिसके ऊपर क्या था, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था। तो जितने भी ये पॉजिटिव रेसिड्यूज थे, है ना, जितने भी ये पॉजिटिव रेसिड्यूज थे, ये सभी के सभी पॉजिटिव रेसिड्यूज कहां अट्रैक्ट होकर के आ गए, कैथोड के पास आ गए। पहले नहीं आ रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एटम में सिर्फ प्रोटॉन और उसका पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो उसको हमने बोला पॉजिटिव रेसिड्यूज। अब यही पॉजिटिव रेसिड्यूज, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज है, तो सभी के सभी पॉजिटिव जो रेसिड्यूज हैं वो अट्रैक्ट होकर के कैथोड में आ गए और इन्हीं को हमने बोल दिया क्या, एनोड रेज। तो एनोड रेज में आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव रेसिड्यूज होते हैं। ये एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी होती है, उसके जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बचता है सिर्फ पीछे क्या, पॉजिटिव, मतलब एटम के अंदर क्या, प्रोटॉन और उसका पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव रेसिड्यूज से क्या बनती है, एनोड रेज। और यही सभी के सभी पॉजिटिव रेसिड्यूज क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि जो कैथोड, सॉरी जो एनोड है, एनोड को क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव रेसिड्यूज हैं, जो पॉजिटिव रेसिड्यूज हैं वो तो देखो इतने बड़े बड़े हैं, जो पॉजिटिव रेसिड्यूज हैं वो तो इतने बड़े बड़े हैं, ये इतने बड़े बड़े कहां जो है ना कैथोड को जाकर के क्रॉस करेंगे। इसीलिए गोल्डस्टीन ने जो परफोरेटेड कैथोड लिया था, उसमें हुआ क्या था कि कैथोड में उन्होंने पोर्स बना दिए थे। अब जब गड्ढे बनाए दिए हैं तो इन बड़े बड़े गड्ढों से हुआ क्या, ये जो बड़े बड़े पॉजिटिव रेसिड्यूज हैं ये निकल गए और जहां निकले तो पीछे जो कोटिंग है उसको जाकर के स्ट्राइक कर दिया। अब आया पूरा समझ में, ये है क्या, एनटीएससी के लेवल का, कि एनोड रेस कभी एनोड से निकली ही नहीं थी। वो तो पॉजिटिव रेसिड्यूज थे जो कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर के चले गए। गोल्डस्टीन ने फॉर्चुनेटली कैथोड को परफोरेटेड लिया था, तो जो भी पोर्स थे उनके थ्रू जो पॉजिटिव रेसिड्यूज है वो अंदर चले गए, बाहर मतलब अंदर निकल गए और जाके कोटिंग को स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज क्या है एनोड रेस की। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारी कैथोड रेज हैं, समराइज कर देती हूं मैं कि जो हमारी कैथोड रेज हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आए समझ में कि जो कैथोड रेज हैं, हमने ये बोल दिया कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि कैथोड रेज में ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से, आ गया समझ में कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स की बनी है। पार्टिकल्स आप बोल सकते हो कि आगे जाकर के इनको बोला क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि मैम कैथोड रेज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं, जो गैस हमने भरी है, जो एयर अंदर भरी है, उन्हीं के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं एटम्स में, एटम्स में से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाते हैं और फिर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेते हैं, कैथोड रेज बना लेते हैं। और जो पीछे छूटता है पॉजिटिव रेसिड्यू वो बना लेते हैं क्या, एनोड रेज। तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने कैथोड रे में देखा था। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, सही बात है। द मास ऑफ एनोड रेज particles is almost equal to the mass of an atom from which it is formed। क्या यहाँ पे बोला गया कि एनोड रेज का जो मास है, मतलब सॉरी एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके बराबर है, तो मास ऑफ एन एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया ना कि एनोड रेज में होते क्या है, पॉजिटिव रेसिड्यू। एनोड रेज में क्या होते हैं, एनोड रेस के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पॉजिटिव रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेसिड्यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं इनका मास किसके बराबर है, एटम के मास के बराबर जिससे कि ये बने हैं। तो सपोज हम बोलते हैं कि हमने क्या लिया है, हमने ली है सपोज नियॉन गैस ली है, या हमने क्या ली है, हीलियम की गैस ली है, हीलियम गैस ली है। तो हीलियम गैस के हमारे पास एटम्स हैं, है ना। हीलियम गैस का क्या है, हमारे पास एक एटम है। तो उस एटम का जो मास होगा, सपोज कितना मास है, m मास है, तो उसी मास के बराबर आप बोल सकते हो कि जो भी एनोड रेज में जो उसके पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, m के बराबर ही होगा। क्यों, आप खुद ही सोचो ना, अगर गैस हम नहीं लेंगे
तो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, एटम्स नहीं बनेंगे, एटम्स अगर नहीं आएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर ये पॉजिटिव रेसिड्यू कैसे बनेगा। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, पार्टिकल्स हैं ऑफ कैथोड रे, और जो ये पॉजिटिव रेसिड्यू हैं ये है क्या, पार्टिकल्स ऑफ एनोड रे, एनोड रेस। इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रेस के, और जो ये हैं अपने कौन से, पॉजिटिव रेसिड्यू, ये सारे पार्टिकल्स है किसके, एनोड रेस के। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल बना है, एक जो पॉजिटिव रेसिड्यू बना है, ये कैसे बना है, जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो पॉजिटिव जो एटम बनेगा, जो एटम बचेगा, उस एटम के अंदर जो प्रोटॉन बचेगा उसका जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा उसी को तो हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव रेसिड्यू। तो एनोड रे के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मास है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ एन एटम जिससे कि वो बने हैं। चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का constituting anode rays are found to be depend upon the nature of the gas, कि जो पॉजिटिव चार्ज है एनोड रेस के पार्टिकल्स के ऊपर, वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस ली है। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से प्रोटॉन्स की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, की अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का समझ में आ गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। अगर इलेक्ट्रॉन है और एटम कैसा है, न्यूट्रल, इसका मतलब क्या कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का कंसेप्ट कहां से आ गया, एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो ऐसा है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है ना, ये आगे जाकर के आपको बताऊंगी मैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, और इसी न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स हैं, उन एनर्जी शेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे थे ताकि जो है ना हम पता कर सकें क्या, द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको पता करने की कोशिश की जा रही थी। सिंस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 1 प्रोटॉन, है ना, आप बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो +1 U, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो -1 U। तो सिंस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 1 प्रोटॉन, देयरफॉर द नंबर यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर हमें एक एटम के न्यूक्लियस के ऊपर आप बोल सकते हो कि क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे भाई, एटम के न्यूक्लियस के अंदर है क्या, प्रोटॉन्स ही तो है। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 U होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। Since 1 unit positive charge corresponds to 1 proton, therefore the number units of positive charge on the nucleus of an atom is equal to the number of protons present in the nucleus. ये एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की नंबर यूनिट्स हो जाएंगी। कि हमने बोला कि एक एलिमेंट के एटम में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आपने बोला कि मैम 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1 U, तो 6 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, +6 U। तो ये क्या हो जाएगा, उस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर का आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज निकल आएगा, है कि नहीं। दिस नंबर इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। Now, since each proton, क्या बोला गया, now since each proton has 1 unit mass, जैसे कि 1 AMU on the atomic scale, therefore mass of an atom, अब अगर हम एक प्रोटॉन की मास की बात करें, यहां पे तो हमने चार्ज लिया था, अगर हम एक प्रोटॉन के मास की बात करें तो कितना होता है, 1 AMU होता है। तो therefore mass of an atom was calculated from the number of protons
present in the nucleus because electrons have negligible mass. इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि भले ही एक एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन जब भी एटम के मास को निकालने की बारी आती, जब भी एक एटम के मास को निकालने की बारी आती है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, साइड कर देते कि तुम साइड में रहो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मास से ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है एटम के मास को। तो अगर हमें एटम का मास निकालना है, अभी तक हमें क्या पता था कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हमें एटम का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का जो मास है उससे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक एटम के मास को बनाने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर है तो एक एटम के मास को मेजरली कौन बनाएगा, प्रोटॉन्स का मास, है ना। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। तो अगर एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो उनका मास कितना हो जाएगा, 6 AMU। यानी कि आप बोल सकते हो कि उस एटम का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 6 AMU। लेकिन इतना आसान नहीं होता ना। नाउ सिंस ईच प्रोटॉन हैज 1 यूनिट मास 1 AMU ऑन द एटॉमिक स्केल, देयरफॉर मास ऑफ द एटम, एक एटम के मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 6 का कितना हो जाएगा, सपोज 6 AMU। तो इससे क्या होगा, हम एक पूरे एटम का मास पता कर लेंगे, कैसे, बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल। हाउएवर फॉर एनी element except hydrogen, this mass was found to be less than the actual mass of the atom. For example, helium atom बोल सकते हो कि is found to have 2 protons in the nucleus. तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो हीलियम एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, +2 हो जाएगा। हेंस उसका मास कितने को, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मैं बाबा बता रही हूं, एक प्रोटॉन का मास है कितना, 1 AMU। और हम बोल रहे हैं कि जो हीलियम एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो मास कितना हो जाना चाहिए, 2 AMU हो जाना चाहिए ना, 1 + 1 2। बट एक्चुअली हीलियम एटम का, मैंने आपको बताया ना कि एक एटम के मास को बनाने वाले 2 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब तक हमें यही पता था। इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेजरली जो एक एटम का मास है वो कौन बनाता है, प्रोटॉन्स ही बनाते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1 AMU, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 AMU। तो ये जो 6 AMU आया है, ये क्या हो जाएगा, एक पूरे एटम का मास हो जाएगा। तो हम एक एटम के मास को कैसे पता करते हैं, उस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करके पता करते हैं। तो हीलियम के एटम में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो मास कितना होना चाहिए, 2 AMU। लेकिन 2 AMU नहीं होता है, बट एक्चुअली an atom of helium is found to be nearly 4 times heavier than a proton, that is its mass on the atomic scale is 4 AMU। हमने ये सोचा कि भाई हीलियम के एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो मास कितना हो जाएगा पूरे हीलियम के एक एटम का, 2 AMU। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कितना आया, डबल आया, 4 AMU। इसका मतलब क्या, कि हम जो सोच रहे थे कि एक एटम में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके अलावा कुछ और भी है जिसका मास क्या करता है, एटम के मास को कंट्रीब्यूट करता है। अगर प्रोटॉन ही होते तो उस हिसाब से हीलियम के एक एटम का मास 2 AMU होना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 4 AMU, यानी कि डबल आ गया, डबल का डिफरेंस आया। हेंस इट वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड इन 1920 दैट देयर मस्ट बी सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो अगर किसी ने बोला कि चलो ठीक है, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के साथ में कुछ और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो जिनका मास क्या कर रहा है, एक एटम के मास को बना रहा है, लेकिन उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो रदरफोर्ड ने बोला कि ना, वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, विथ डेफिनेट मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये कहां होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज द एंटायर मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस किसने कंफर्म करी थी, चैडविक ने इन 1932। ही bombarded the nuclei of some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles. He found that some neutral particles were ejected from the nucleus. उसने करा क्या था चैडविक ने, उन्होंने कि कुछ हल्के एलिमेंट्स लिए बेरिलियम एंड बोरॉन टाइप के, उनको जो ना फास्ट मूविंग हैवी अल्फा पार्टिकल से टकराव कराया, जिसके कारण जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे न्यूक्लियस से वो क्या हो गए, बाहर निकल करके आ गए। ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स carried no charge but had a mass nearly equal to that of the proton.
जब उन्होंने लाइट एलिमेंट्स का बेरिलियम एंड बोरॉन के, आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियाई का, है ना, लाइट एलिमेंट्स बेरिलियम एंड बोरॉन एटम्स के न्यूक्लिया का बम्बार्डमेंट करवाया किसके साथ में, अल्फा पार्टिकल्स के साथ में। तो न्यूक्लिया से क्या हुआ, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स उड़ के बाहर आ गए। वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आप बोल सकते हो कि उनका मास था किसके बराबर, प्रोटॉन के ही बराबर। यानी कि अगर एक का प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU, तो उन में से एक न्यूट्रल पार्टिकल का मास कितना होगा, 1 AMU ही होगा। दिस पार्टिकल वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो बेसिकली ये पता करना था ना कि ये समझ में आ गया कि एटम के न्यूक्लियस में होते हैं क्या, प्रोटॉन्स अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। लेकिन इन न्यूट्रॉन्स के बारे में पता कैसे करें, न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालना था। कैसे बाहर निकाला, तो लाइट एलिमेंट्स बेरिलियम एंड बोरॉन के न्यूक्लियाई को टकराव करवाया किसके साथ में, अल्फा पार्टिकल्स के साथ में। तो हुआ क्या कि न्यूक्लियस से उड़ के बाहर आ गए क्या, न्यूट्रल पार्टिकल्स। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। एक न्यूट्रल पार्टिकल का मास कितना होता है, 1 AMU, यानी कि एक प्रोटॉन के बराबर ही। और बाद में जाकर के इसी को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल or fundamental particles which carry no charge, absolutely no charge, that is it is neutral particle but has a mass nearly equal to that of proton, that is 1 AMU। ठीक है, अब स्टार्ट को हम करेंगे कहां, अपने अगले सेशन में डिस्कस। तो कुल मिलाकर के आज हमने देख लिया है क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम देखें, अब हम मिलेंगे कहां, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके देखेंगे कि भाई एटम के अंदर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं। तब तक क्या करना है आपको, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे करोगे, गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी क्या, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे आप विजिट करोगे ना, तो हाँ आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको NTSC का ऑप्शन चमकता हुआ नजर आएगा। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके NTSC के लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप NTSC के ऑप्शन पे जाओगे, आपको यहाँ पे NTSC के सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, सब कुछ, मैथ्स वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। आपको पढ़ना है क्या, केमिस्ट्री। तो आप कैसे पढ़ोगे, केमिस्ट्री के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा अच्छा, ये बेसिकली फिजिक्स वाला पार्ट खुल गया है, तो आप फिजिक्स भी देख सकते हो, है ना। पढ़ना तो सब कुछ है ना, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री, सब कुछ पढ़ना है। तो जैसे ही आप सपोज फिजिक्स के ऑप्शन पे गए, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना ये वाला पेज खुल जाएगा जहां पर लिखा रहेगा NTSC फिजिक्स बाय विभूति खरे। जो भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं फिजिक्स के, वो आप यहां से देख सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाते हो तो सबसे पहले, अच्छा फिजिक्स में भी आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा, है ना। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपके सामने क्या आ चुका है, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो कि NTSC स्टेज 1 एग्जाम में आपको साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि हमको आज से ही क्या करना है, फिजिक्स पढ़नी शुरू करनी है। तो कैसे करोगे, नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने फिजिक्स के चैप्टर मोशन का पहला लेक्चर खुल जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो को दबाना तो फिर दूसरा लेक्चर खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। और अब तो क्या है भाई, अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी आ चुका है। तो आपके वो वाले दोस्त, आपके वो वाले भाई बहन जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप लोग प्लीज ये चैनल जो है ना रिकमेंड करिए। कुछ नहीं, YouTube पे जाकर के आप टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको इंग्लिश मीडियम भी मिल रहा है, हिंदी मीडियम भी मिल रहा है, तो फिर अब देरी किस बात की है भाई। डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।